ठीक है, प्रीवियस क्लास में आपने यहाँ तक के कर्व वाला चीज सब चीज़ें देख ली थी। अब यहाँ पर जो है आपका मैं थोड़ा सा आई एस कोड का जिक्र करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमारे आई एस कोड 456/2000 क्या कहते हैं पहला पॉइंट इनके द्वारा बताया गया आई एस कोड द्वारा कि जो हमारा मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस होता है ना, हमारा जो मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस जो होता है, यंग्स मॉडुलस मैं आपको मॉस में पढ़ा चुका हूँ क्या होता है, मैं यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, वो होता है आपका फॉर्मूला, आपको याद रखना है यहाँ पर एफ सी के। ठीक है, 5000 √FC के, ये आपका क्या होता है, मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस। ठीक है, ये पहला नाम हुआ इसका। इसका दूसरा नाम और क्या है, आपको सारे नाम याद रखने पड़ेंगे इसके। ठीक है, यदि आपको SSC JEE या जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालनी है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आपके सिलेबस के हिसाब से तो आई थिंक नहीं है, आप एक यंग्स मॉडुलस भी याद रख लोगे तो काफ़ी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैं अभी आपको आपकी जो भी एग्ज़ाम होती है ना, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। इसका जो दूसरा नाम है वो है शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम हुआ। फॉर्मूला सेम रहेगा, किसके द्वारा बताया हुआ, IS 456/2000 के द्वारा बताया हुआ। ठीक है, इसका एक और नाम है, वो नाम है आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। ठीक है, इन तीनों नाम में से कोई भी एक नाम आप याद कर लीजिए, यदि आपको याद करने में दिक्कत होती है तो। यदि आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप केवल ये वाला नाम याद रखिए, क्या, मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, कितनी होती है, 5000 √FC के। ठीक है, और यदि आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये दोनों नाम और याद रखने पड़ेंगे। अब इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है, तो इसे मैं सीधे कर्व के थ्रू बता दूं कि ये जो जीरो से, यदि हम इस कोई भी कर्व में यदि हम टेंजेंट डालें, जीरो से इस पर हम ऐसा टेंजेंट यदि डालें, ये जो रेखा है जीरो से होती हुई जा रही है और किसी भी कर्व पे टच कर रही है, तो ये हमारा इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस होता है। ठीक है, टेंजेंट मॉडुलस क्या होता है कि यदि इसी कर्व की बात करें, इस कर्व पे यदि हम टेंजेंट डाल दें, इस कर्व पे हम टेंजेंट डाल दें तो ये हमारा टेंजेंट मॉडुलस कहलाता है। ठीक है, अब सेकंड मॉडुलस क्या होता है, तो सेकंड मॉडुलस होता है आपका क्या, कि जीरो से किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट डाल दें तो वो सेकंड मॉडुलस कहलाता है। ये इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जरूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा। अभी आपको ये जो मैंने लिखा हुआ ये ध्यान रखना है। ठीक है, इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस क्या है, क्यों है, कैसा है, ये अभी आपको ध्यान नहीं देना है इस पर। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसका डिटेल में स्टडी करवा दूंगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म तो हो गया हमारा, शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया। अब बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा अब यहाँ जिक्र कर लेते हैं हम कि हमारा लॉन्ग टर्म TERM लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये जो सारा चीज़ जो बताया है मैं किसका बता रहा हूँ, कंक्रीट का बता रहा हूँ। मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस ऑफ कंक्रीट है ये, शॉर्ट टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका है, लेकिन कंक्रीट का है। और ये जो लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसका है, ये भी कंक्रीट का है। स्टील में नहीं लिखना है, ये कंक्रीट का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, गलती नहीं करना, ये कंक्रीट का बता रहा हूँ मैं। ठीक है, कंक्रीट का क्या होता है, इसे रिप्रेजेंट करते हैं ECR से कई जगह। ठीक है, या फिर इसे रिप्रेजेंट करते हैं EC लॉन्ग करके। ठीक है, जो बराबर होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, EC/1 + थीटा। ठीक है, EC/1 + थीटा। अब बात आती है यहाँ पर थीटा क्या होता है। थीटा के लिए मैंने आपको एक टेबल बताया था क्लास में, है ना, आपको बताया था IS कोड का एक टेबल लिखने, मैं लिखा दूंगा, अभी टेंशन मत लो।
है ना, उस टेबल से आपको डेज दिए रहते हैं 7 डे, है ना, या 1 ईयर, इस प्रकार के उसमें टेबल बना रहता है। टेबल में आपका किस थीटा की वैल्यू दी रहती है, मतलब किस प्रकार का उसमें परिवर्तन आएगा। अब बात आती है कि ये हम ले क्यों रहे हैं, किस क्या उपयोग है। तो इसका सीधा सीधा आपको पहले यंग्स मॉडुलस पढ़ना पड़ेगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, कि जो आपका एक कर्व प्राप्त हो रहा है उस पर्टिकुलर कर्व के अंदर हम चाह रहे हैं कि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है उस कर्व के अंदर रहे, और हमको उसकी प्रॉपर इलास्टिसिटी पता हो, ताकि हम जो भी हम आगे स्टेप करें डिजाइनिंग की, वो विद इन द लिमिट हो, है ना, लिमिट से बाहर नहीं हो। ठीक है, तो जो थीटा होता है, जो थीटा होता है, इसे थीटा को हम क्या कहते हैं, क्रीप ऑफ कोफिश, क्रीप, CREE, क्रीप ऑफ कोफिशिएंट, क्रीप ऑफ कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, इसका टेबल आपको IS कोड में मिल जाएगा। ठीक है, बट मैं फिर भी हम मेंशन कर दे रहा हूँ, एट द एज ऑफ लोडिंग। ठीक है, और ये थीटा की वैल्यू। ठीक है, पहला जो रहता है 7 डेज का, 7 डेज में थीटा की वैल्यू कहता है 2.2। ठीक है, दूसरा 28 डेज में ये होता है आपका 1.6, और देन फिर 1 ईयर का होता है आपका ये 1.1। ठीक है, ये आपको टेबल ध्यान रखना है ना। मैंने मेरे ख्याल से पहली क्लास में मैंने आपको टेबल नोट डाउन करने बता दिया था। आप लोगों ने नोट करा हो तो अच्छी बात है, नहीं करा हो तो दोबारा से यहाँ पर एक बार नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, 1.1, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। अब बात कर लेते हैं इसमें क्वेश्चन की। ठीक है, ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, और ये वाला भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला भी आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। यहाँ EC क्या है, EC ये है ना, इसे EC से रिप्रेजेंट करते हैं। EC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5000 अंडर रूट FC के। ठीक है, 5000 रूट FC के, ये EC की वैल्यू ये दी हुई है। ठीक है, 5000। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान दे दो कि यदि इनकेस कभी पूछ लिया धोखे धड़ाके से कि जो पुराना कोड था, IS कोड जो ओल्ड था, 2000 के पहले वाला यदि IS कोड था, उसके द्वारा IS कोड 456 2000 के प्रीवियस जो कोड था, उसके द्वारा मैक्सिमम यंग्स मॉडुलस कितना बताया गया था, तो वो चीज़ भी याद रखो आप लोग। वो होती है 5700 रूट FC के। ठीक है, ये किसके द्वारा था, ये ओल्ड जो 456 था उसके उसके अकॉर्डिंग था। बट अभी आपको सिर्फ ये कंपटीशन से की दृष्टि से याद रखना है, बाकी आपको क्लास या आपका सिलेबस के उससे आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको केवल यही चीज़ याद रखनी, यही वैल्यू अब हमेशा आपको एक जो भी डिज़ाइन अपन पर्पस में यूज़ करेंगे, आपको यही चीज़ लिखनी है और यही चीज़ याद रखनी है। सिर्फ ये आपको MCQ बेस्ड पे याद रखनी है। ठीक है, ओल्ड IS कोड ने कितना बताया था, 5700 रूट FC के। ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से भी यहाँ तक के। अब आगे अपन डिस्कस करते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसमें देखो क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन, कि यदि हम कंक्रीट की एज बढ़ाएं, यदि हम कंक्रीट की एज बढ़ाएं तो उसका जो यंग्स मॉडुलस है ना, उसका जो यंग्स मॉडुलस है, मतलब EC, है ना, यंग्स मॉडुलस EC या ECR में क्या प्रभाव पड़ेगा, EC या ECR में क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट मतलब क्या है कि वो इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा। तो आप लोग को खुद थोड़ा सा सोचना है, आपको वीडियो पॉज करने के बाद वीडियो पॉज कर लेना है और थोड़ा सा सोचना है। ये बेस है इसी पर, इसी फॉर्मूले पर, यही जो सारा चीज़ लिखा हुआ है इसी पे सारी चीज़ें बेस्ड है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वीडियो पॉज करके आप खुद थोड़ा सोचने की कोशिश करेंगे, देन यदि नहीं बनेगा फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, है ना। मैं यहाँ से इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आप देखिए, इसने क्या कहा है कि कंक्रीट की एज बढ़ रही है। ठीक है, कंक्रीट की एज बढ़ रही है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रीप आएगा। कंक्रीट की एज बढ़ रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रीप आएगा। और एज बढ़ रही है मतलब क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पर लॉन्ग टर्म इफेक्ट लेना पड़ेगा। शॉर्ट आपका देखो यहाँ पर, आपका यहाँ पर क्या था, ये शॉर्ट टर्म था। अब चूंकि एज कैसी हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, कंक्रीट की एज बढ़ रही है, एज बढ़ रही है मतलब लॉन्ग टर्म इफेक्ट आएगा। मतलब हमें जो निकालना होगा वो किसका निकालना होगा, हमें ECR का निकालना होगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म निकालना होगा हमें किसका, ECR का, क्योंकि एज बढ़ रही है तो हमें लॉन्ग टर्म में क्या प्रभाव आएगा वो चेक करने बोल रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है, ECR की बात कर रहा है।
और विथ हमें कंपेयर किससे करना है, ईसी से कंपेयर करना है। हमें कंपेयर करना है जो प्रीवियस जो ईसी था, जो मतलब शॉर्ट टर्म वाला जो इलास्टिसिटी थी, उससे कंपेयर करना है हमें किसको, लॉन्ग टर्म वाले को। ठीक है। अब कंक्रीट की एज बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है ये हमें अभी अंदाजा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले ईसीआर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईसीआर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा ईसी डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा। ठीक है, यही होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए, चूंकि जो है हमारा ईसी की वैल्यू कितनी होती है, 5000 रूट एफ सी के, ये होती है 5000 रूट एफ सी के, है ना। अब देखिए, कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए इसे, मतलब कोई भी एक नंबर मान लीजिए इसे, फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलो, ये जो वैल्यू, ये फॉर एग्जाम्पल है ना, केवल समझने के लिए, ये मान के चलो आपका 10 है, मान के चलो 10 आ रही है, ये जो आ रहा है इसकी वैल्यू आ रही है, मान के चलो 10 आ रही है। ठीक है, अब ये वैल्यू 10 है और ECR, अब EC तो निकल गया आपका कितना, EC निकल गया आपका 10। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ECR की। ECR कितना बोल रहा है, EC डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा, मतलब 10 डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा। तो ये मुझे बताइए कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी या ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। तो ये तो आप देख पा रहे हो कि ये तो 10 तो है, इसके अपॉन में केवल 1 है ना, मतलब 10 ही होगा। अब कोई भी नंबर के नीचे यदि डिवाइड आ जाए, भाग आ जाए, मतलब क्या कर रहे हैं हम इसको तोड़ रहे हैं, इस 10 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, मतलब ECR कैसा होगा, इसी के कंपेरिजन में छोटा होगा, है ना। ECR जो होगा वो कैसा होगा, छोटा होगा, और EC कैसा होगा आपका, बड़ा होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि कंक्रीट की एज जब बढ़ती है, तो उसकी जो इलास्टिसिटी रहती है, कौन सी इलास्टिसिटी, लॉन्ग टर्म वाली, वो कैसी होती है आपकी, डिक्रीज होती है। वो कैसी होती है आपकी, डिक्रीज होती है। देखो यहाँ पर निकाले फन्ने, छोटी है EC से, मतलब क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपका आंसर जो आएगा वो कैसा आएगा, डिक्रीज वाला आपका आंसर सही होगा, है ना। यदि नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो प्रीवियस जाके फिर से थोड़ा सा देख लेना, है ना। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप ये 10 की जगह 20 100 जो रखना चाहो रख लीजिए। आप वीडियो को थोड़ा सा प्रीवियस जाकर आप एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, यदि नहीं आया होगा एक बार में समझ में तो। ठीक है, एक दो बार देखोगे तो अपने आप वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा, आई थिंक। ठीक है, नहीं आएगा तो भी तो मुझे बता देना, मैं आपको फिर से प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ दूसरी चीज़, है ना। अब ये पहला क्वेश्चन हुआ हमारा, अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि हमारी एज ऑफ लोडिंग ये कैसी हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हमारा EC या ECR में किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इंक्रीज होगा या फिर वो डिक्रीज होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो अगेन आप 1-2 मिनट वीडियो पॉज करके इससे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से समझाना चालू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है। ठीक है, एज ऑफ लोडिंग कैसी हो रही है, बढ़ रही है। अब एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है, एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है, दैट मीन्स देखो यहाँ पर हमने टेबल बनाया हुआ, एज ऑफ लोडिंग वर्ड कहाँ पर आया हमारा, ये देखो एज ऑफ लोडिंग वर्ड कहाँ पर आया है, ये ECR वाले में ही आया है। तो मतलब हमें यहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ECR वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि हमारा जो ECR होता है, चूंकि ECR बराबर कितना होता है हमारा, EC डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा, और EC मतलब कितना होता है, 5000 वर्गमूल FC के। ठीक है, 1 प्लस थीटा, यही चीज होती है। ठीक, अब इसमें बोला है कि एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज हो रही है, एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज हो रही है। तो एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज होने पर किस पे प्रभाव पड़ता है, थीटा पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एज ऑफ लोडिंग बढ़ने पर, देखो एज ऑफ लोडिंग बढ़ने पर किस पे प्रभाव पड़ता है, थीटा पे प्रभाव पड़ता है। थीटा की वैल्यू कैसी होती है, वेरी करते रहती है। तो ठीक है, हम पहले निकाल लेते हैं 7 दिन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन किस में निकालेंगे, फॉर 7 डेज, फॉर 7 डेज। फिर उसके बाद अपन किस में निकालेंगे, फॉर 28 डेज। फिर अपन उसके बाद निकालेंगे फॉर 1 ईयर। ठीक है, अब 7 दिन में जो मेरा ECR होगा, 7 दिन में जो मेरा ECR होगा वो कितना हो जाएगा, 5000 रूट FC के डिवाइड बाय थीटा प्लस, सॉरी 1 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2.2 समथिंग कुछ थी। देखिए 2.2 है 7 दिन में, तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 इज इक्वल टू में करके लिख सकता हूँ यहाँ पर 5000 रूट
एफ सी के डिवाइड बाय 3.2। ठीक, इसी प्रकार 28 दिन के लिए यदि मैं निकालूँ तो क्या निकलेगा, ई सी आर इजिकल्स टू 5000 रूट एफ सी के 1 प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, देखिए एक बार 1.6 है कुछ समथिंग है, हाँ देखिए 1.6 है ये। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी यहाँ पर 1.6 फॉर 28 डेज। 28 डेज के लिए देखो यहाँ पर मैं फिर से दिखा रहा हूँ, 28 दिन के लिए कितनी दी हुई है 1.6 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा अपॉन में 2.6, 5000 रूट एफ सी के। ठीक है, अब एक साल में ई सी आर की वैल्यू 5000 रूट एफ सी के डिवाइडेड बाय कितना आएगा यहाँ पर 1 प्लस थीटा की वैल्यू पुट करनी, थीटा की वैल्यू 1.1 होगी एक साल के लिए। ठीक है, एक साल के लिए कितनी है 1.1 है, 1.1 तो ये हो जाएगी कितनी मेरी 2.1, कितनी हो जाएगी मेरी 2.1 हो जाएगी 5000 रूट एफ सी के। अब देखिए यहाँ पर में से सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, है ना, सबसे बड़ी वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, सबसे बड़ी वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है कि एक ईयर में जो ईसीआर की जो वैल्यू है इनके दोनों के कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। मतलब जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा ईसीआर क्या करता है, इंक्रीज करता है। एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज होने पर हमारा ईसीआर जो है बढ़ता है, यही हमारा आंसर होगा। अब जिसको समझ में नहीं आया होगा तो उनके लिए देखिए मैं एकदम सरल तरीके से बता देता हूँ। मान के चलो, एज्यूम करो, यहाँ पर देखो ये मान के चलो ऊपर x है, x डिवाइड बाय 3.2, x डिवाइड बाय 2.6, x डिवाइड बाय 2.1। ठीक है, अपॉन में जितनी वैल्यू छोटी, मतलब ये जितनी वैल्यू छोटी उतना ही कम इसका हिस्सा होगा, x का छोटा हिस्सा होगा ये। ठीक है, फिर x का यहाँ पर 2.6 हिस्सा हुआ और यहाँ पर x का ज़्यादा बड़ा हिस्सा हो गया। तो ज़्यादा बड़ा हिस्सा हो गया, हिस्सा ज़्यादा हो गया, मतलब इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मतलब ये कैसा होगा, छोटा होगा x डिवाइड बाई 2.6 से, और x डिवाइड बाई 2.6 छोटा होगा किससे, x डिवाइड बाई 2.1 से। ठीक है, यदि तो भी समझ भी नहीं आया होगा तो कैलकुलेटर उठाना है आप लोगों को, कैलकुलेटर उठा के करना है आपको 1 डिवाइड बाय 3.2। ठीक है, तो जो कि कितना आएगा यहाँ पर आएगा आपका 0.3125x। ठीक है, फिर छोटा होगा किससे, 1 डिवाइड बाय 2.6 कितना आएगा ये 0.3846। ठीक है, ये x, और ये छोटा होगा किससे 1 डिवाइड बाय 2.1 कर लेना आपको, तो ये आ रहा है आपका 0.476 आ रहा है x। ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जैसे जैसे एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है, जैसे जैसे हमारी एज ऑफ लोडिंग बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा ईसीआर क्या कर रहा है, इंक्रीज करता चला जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एज ऑफ लोडिंग इंक्रीज होने से ईसीआर की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है। और यहाँ पर हमने देखा है कि जैसे जैसे हमारी कंक्रीट की एज बढ़ती है तो हमारा ईसीआर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। ये कई बार पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, एसएससी जेई में भी पूछे गए हैं, एई लेवल में भी पूछा गया है, और इवन ये क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के ईएस में भी पूछा गया है। तो ये मेरी तरफ से कंप्लीट होता है आपका ये, है ना। बात आती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी की, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैं बता चुका हूँ क्या होता है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है, आपको मैंने मॉस में पढ़ा दिया है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फिर भी नहीं आया होगा किसी के समझ में तो एकदम शॉर्ट में यहाँ पर थोड़ा सा एक डिटेल दे देता हूँ। देखो हमारा जो एफ सी के होता है ना, एफ सी के क्या होता है, हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी होती है या मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है किसकी, कंक्रीट की। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है किसकी, कंक्रीट की। ठीक, यदि किसी कारण ये उतना स्ट्रेंथ अचीव नहीं कर पाया, यदि किसी कारण हमारा कंक्रीट एफसी के जितना स्ट्रेंथ अज्यूम गेन नहीं कर पाया, है ना। जैसे मान के चलिए एफसी के मेरा कितना था, एफसी के मान के चलिए मेरा 30 था, 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर था, और किसी कारणवश ये 30 गेन नहीं कर पाया, ये 25 पे ही आके रुक गया, है ना। 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर ही आके गेन कर पाया। अब यदि
मैं इस 30 पे ही डिज़ाइन कर दूं, यदि मैं इस 30 स्ट्रेंथ को ही लेकर डिज़ाइन कर दूं और मेरा उतना स्ट्रेंथ कंक्रीट गेन नहीं कर पा रहा है फील्ड पे किसी कारण के कारण, किसी कारण की वजह से, तो क्या होगा वहाँ पर मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा, मेरा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर मान के चलिए कि मतलब जो मुझे परमिसिबल स्ट्रेस देना है, ठीक है, जो मुझे परमिसिबल स्ट्रेस कहें या स्ट्रेंथ कहें, है ना, जो मुझे प्रोवाइड करना है वो देखना पड़ेगा, स्ट्रेस कहूँ या स्ट्रेंथ कहूँ। ठीक है, स्ट्रेस या स्ट्रेंथ कहूँ, अभी मैं स्ट्रेस रेट कर रहा हूँ इसे, तो वो रहेगा मेरा एफ सी के डिवाइड बाय एफ ओ एस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, और तो यहाँ से मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर होता है एफ सी के या कहें मैक्सिमम स्ट्रेस, या कहे मैक्सिमम स्ट्रेस डिवाइड बाय परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, ये आपका एफ ओ एस का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि ये कितना क्या लिया जाता है। तो हमने जो पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है आरसीसी में, पढ़ना है दो टाइप की मेथड पढ़नी है, हमें पढ़नी है आरसीसी में दो टाइप की मेथड। ठीक है, एक है आपका WSM और एक है आपका LSM। WSM कहने का मतलब ये होता है आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ठीक है, और ये होती है आपकी क्या, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और आपकी ये होती है लिमिट स्टेट मेथड। तो हमारा जो WSM है, ठीक है, WSM जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलता है, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने लेके चलता है, हमारा 3 लेके चलता है कंक्रीट के लिए। फॉर कंक्रीट इसकी जो वैल्यू है एफ की, ये कितनी लेके चलता है, 3 लेके चलता है। और इसने जो 3 जो माना है, ये कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं किया है कि किस लिए 3 माना है इसने, सिर्फ इसने केवल 3 मान लिया है। ठीक है, वहीं जो हमारा LSM है, वहीं जो हमारा LSM है, लिमिट स्टेट मेथड, इसने जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो लिया हुआ है, ये बेसिकली दो उसमें लिया हुआ है, दो पार्ट में लिया हुआ है। पहला पार्ट रहता है मटेरियल पर, पहला पार्ट रहता है किस पे, मटेरियल पर, और दूसरा रहता है किस पे, मेथड पर, कि किस प्रकार की मेथड यूज करके हम वहाँ पर बना रहे हैं, है ना। मटेरियल कहने का मतलब ये है कि कंक्रीट है कि स्टील है या कॉपर है, क्या है, उस हिसाब से पहले वो एफओएस लेगा उसका। देन उसके बाद मेथड के बाद, मेथड किस प्रकार की, उस प्रकार से उस पर और एफओएस लेगा। मतलब दो प्रकार से इसमें एफओएस लिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो मेथड है, मेथड में भी दो प्रकार से कैटेगराइज किया गया हुआ है, मेथड में भी दो प्रकार से कैटेगराइज किया हुआ है। इसमें देखो आपका पहला होता है क्या, लिमिट स्टेट, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और दूसरा होता है आपका क्या, लिमिट, मैं LS लिख दे रहा हूँ लिमिट स्टेट के लिए, LS ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर्विसिबिलिटी। ठीक है, ABLITY, ठीक है, एबिलिटी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साफ साफ, SERVICE सर्विस, ABILITY, ये सर्विसिबिलिटी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये दो पे डिपेंड करते हैं जो मेथड है। ठीक है, अब सर्विसेबिलिटी मतलब क्या आता है, सर्विसेबिलिटी के अंतर्गत आता है आपका वाइब्रेशन। ठीक है, वाइब्रेशन आता है। देन आपका आता है एब्रेशन, वाइब्रेशन, एब्रेशन, क्रैकिंग, ठीक है, कोरोजन, श्रिंकेज, ये सारी चीज़ें आपकी सर्विसेबिलिटी के अंतर्गत आती है। ठीक है, और जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स होता है, इसके अंतर्गत 4 चीज़ें आती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है आपकी 4 चीज़ें आती है। 4 चीज़ें कौन कौन सी, कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन, बेंडिंग, ठीक है, बेंडिंग, उसके अलावा शेयर, ठीक है, और शेयर के साथ साथ आता है एक टॉर्शन। ठीक है, 4 चीज़ आपकी आती है किसमें, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के अंतर्गत। ये मैं आगे अच्छे से डिस्कस करूंगा, अभी केवल टाइम हो चुका है, 20 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जिक्र करा है, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल दे रहा हूँ आपको बस। ठीक है, लिमिट स्टेट में आपने देख लिया कि दो उसमें देखा जाता है, एक तो पहले मटेरियल देखा जाता है, और बनाने की जो मेथड है उस पर देखा जाता है। और मेथड में भी दो टाइप के रहते हैं, ठीक है, उन दोनों का भी अलग अलग रहता है। ठीक, अब इसमें क्या रहता है हमारा जो कंक्रीट की यदि बात करें हम, जैसे मैंने कंक्रीट का WSM का बता दिया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 लेना होता है। LSM में यदि हम बात करें तो जो हमारा स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ बोला जाता है,
स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो बोला जाता है एलएसएम के अकॉर्डिंग, है ना, एलएसएम के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो लिया जाता है ऑफ कंक्रीट जो लिया जाता है वो लिया जाता है 0.67 FCK लिया जाता है, 0.67 FCK। और ये 0.67 FCK कहाँ से आया, हमने यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट जो लिया है वो 1.5 लिया हुआ है, ठीक है, कितना लिया है 1.5 लिया हुआ है। अब 1.5 ले लिया और यहाँ पर हमने 3 ले लिया है, तो 1.5 लेने पर ये 0.67 FCK कहाँ से आया, ये किसी को डाउट होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखो फॉर्मूला देखो, पहले वाला ये वाला फॉर्मूला देखो, परमिसिबल स्ट्रेस या परमिसिबल स्ट्रेंथ कहें हम, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेस कहें, परमिसिबल स्ट्रेंथ कहें अपन। तो यहाँ पर मैं इसके लिए बता देता हूँ, पहले WSM की बात कर लेता हूँ। WSM में जो मेरा परमिसिबल होगा, जो मेरा परमिसिबल होगा, परमिसिबल स्ट्रेंथ जो होगी कंक्रीट की वो होगी कितनी, बेसिकली कितनी लिए थे मैंने, FCK थी पहले, है ना, देखो FCK लिया था मैंने, मान के चला था FCK है पहले, ठीक है, FCK डिवाइड बाय FOS किया था, FCK डिवाइड बाय FOS, तो FCK डिवाइड बाय FOS कितना है यहाँ पर 3 है, तो FCK डिवाइड बाय 3 दैट मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पर 0.33 FCK, 0.33 FCK, ठीक। ये किसके अंतर्गत आ रहा है, लेकिन WSM के अंतर्गत आ रहा है। और हाँ, ये एक बार में समझ में आने वाला चीज़ नहीं है, वैसे मैं काफ़ी जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश तो कर रहा हूँ, आपको वीडियो 2-3 बार देखना पड़ेगा। तो आज आपके पास यही काम रहेगा कि आप इस वीडियो को, जो दोनों वीडियो जो आज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आज आप उन्हें 3 घंटे में कंप्लीट करें पूरा, ठीक है, जितने बार हो सके उतने बार देखिए। और जो बचे हुए लास्ट के आधे घंटे होंगे, है ना, क्लास टाइम के जो आधे घंटे होंगे, उसमें आप मुझसे डाउट पूछिएगा, मैं उसमें आपको डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा सारी, ठीक है। तो ये आपका 0.33 FCK क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार यहाँ पर जो मेरा 0.67 जो निकल के आया है, ये कहाँ से निकल के आया है कि मेरा जो परमिसिबल, मुझे क्या निकालना है, परमिसिबल स्ट्रेंथ जो निकालना है, ठीक है, परमिसिबल स्ट्रेंथ निकालना है, तो मतलब क्या होता है FCK डिवाइड बाय FOS, और FOS कितना लिया जाता है LSM में कंक्रीट के लिए 1.5, तो मैंने FCK डिवाइड बाय 1.5 किया। तो जब मैंने FCK डिवाइड बाय 1.5 किया तो इसकी वैल्यू जो आएगी मेरी निकल के आएगी कितनी, 0.67 FCK, 0.67 FCK। और इस 0.67 FCK को ही क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहा जाता है, किसके अंतर्गत, LSM के अंतर्गत। और WSM के अंतर्गत किसे कहा जाता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ 0.33 FCK को, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया FOS लेने का तरीका, आगे इसमें मैं और अच्छे से डिस्कस करूंगा, ठीक है। ये वीडियो आप देखिए, इसके प्रीवियस वाली वीडियो भी आप देखिए आज, देन फिर अपन नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।